नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो कैसे हैं आप सब। आज है जनवरी 7, 2021 एंड आई एम रेडी फॉर माई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आज मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है SSC MTS 2019 के लिए, जिसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। और आप सभी के भी DV हो ही रहे हैं, आप भी जा रहे हैं और काफ़ी लोगों के हो चुके हैं और काफ़ी के होने रहते हैं। तो आज मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और बाय द नाइट आपको ये वीडियो मिलेगी 7 या 8 बजे तक या मे बी 9 बजे तक ये वीडियो आपको मिलेगी। डिपेंड करेगा मैं कब वापस आता हूँ और कितना टाइम मुझे वहाँ लगता है। तो मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको शेयर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। एंड जो भी मेरे साथ वहाँ होगा, जो भी प्रोसेस रहेगा वो मैं कंप्लीटली शेयर करने वाला हूँ। और कोशिश करूँगा जो OBC कैंडिडेट्स हैं एंड EWS कैंडिडेट्स हैं एंड बाकी अदर जो भी कैंडिडेट्स हैं बाकी कैटेगरीज के, जो भी स्पेशल केसेस होंगे, जो भी मार्क्स वगैरह होंगे कैंडिडेट्स के, या जो भी उनका बाकी एक्सपीरियंस रहेगा वो सभी आपसे शेयर कर पाऊँ। और कोई अगर चोर पकड़ा जाता है तो वो भी आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए आगे की जर्नी पे मिलते हैं आपसे सीधा SSC ऑफिस में। स्टेशन फाइनली हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। अभी ट्रेन आएगी एंड ट्रेन से देन हम दिल्ली पहुंचेंगे। चलो मिलते हैं आगे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे SSC CGL कॉम्प्लेक्स। चलिए अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स वेट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। जब मैं वहां पहुंचा तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई जिनको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मुझे मिले हमारे चैनल के कुछ सब्सक्राइबर और जो कि हमारे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर भी हैं। तो उन्होंने भी मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एक कैंडिडेट का DV होने वाला था और एक ऑलरेडी हो चुका था। दोनों UR से कैंडिडेट थे और मेरी शिफ्ट में ऑलमोस्ट सारे UR के कैंडिडेट थे। मुझे एक भी OBC या EWS का नहीं मिला, बट स्टिल मैं OBC एंड EWS के बारे में भी आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि क्या होने वाला क्या नहीं, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। एंड जो ये वीडियो दूसरे कैंडिडेट के एक्सपीरियंस की है, इसमें उनकी साउंड थोड़ी लो है ड्यू टू ट्रैफिक नॉइज एंड अदर रीजंस। तो उसमें थोड़ा आप हेडफोन लगा के सुने, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर आए उनकी आवाज़। और आगे भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साथ साथ, तो वो वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें और बिना स्किप किए आगे तक देखें। हम आ गए हैं SSC CGL कॉम्प्लेक्स एंड हमारे साथ हैं हमारे कुछ साथी जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं एंड टेलीग्राम मेंबर्स भी हैं। तो उससे इनसे इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। आपका कब है? 2:30 बजे। और आपका कब था? मेरा उसका है सर 11:30 बजे। ओके, तो आप कौन से कैटेगरी से? मैं UR कैटेगरी। ओके, आपके मार्क्स कितने हैं? मेरे मार्क्स सर 88.8। ओके, अंदर क्या हो रहा, मतलब जब गए और फिर लास्ट तक क्या हुआ है? लास्ट में सर हम कर यहाँ से वगैरह भी देंगे। 11:30 बजे हम ऊपर ले गए थे। ऊपर जाते हैं हमें वो बोर्ड नंबर पूछ के बैठाया दिया था रो में। फिर एक पेज दिया था, उस पर अपनी डिटेल भरनी थी, नाम, रोल नंबर। डिक्लेरेशन फॉर्म था जो कि एक स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन फॉर्म भी दे रहे होंगे, क्योंकि डिबार तो नहीं किया गया आपने? नहीं हाँ दे रहे हो, उस पर टिक करने हैं। टिक करके और फिर उसके नीचे ही नेम और रोल नंबर, जीमेल ID और अपना एड्रेस प्रूफ करना। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद एक फॉर्म दे रहे हैं, उसमें आपका फोटो है, उसके साइड में जो एक आपने फोटो चिपकाई है उसके नीचे साइन करते हैं। फिर वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों जो उसमें देते हैं ना ईयर हाँ वो लिखवाते हैं। फिर दोनों राइट एंड लेफ्ट हम लिखवाते हैं, उनके बीच में सिग्नेचर और नीचे फिर वही अपना नाम और एड्रेस वहाँ का नाम। फिर अंदर ले जाते हैं वो फोटो, वहाँ पे करते हैं LCD से। हाँ ये पूछते हैं आपका ही फोटो है, वहाँ पे मतलब यस सर आपका ही फोटो। दो बंदे चेक करते हैं, एक बंदे को एक बार में दो हैं वो देखते हैं, एक दूसरे मैम से मिलवाता है। मैम है सर 2 जोड़ी होंगी साथ में, तो चेक करवाते हैं कि एक बार देखना मैम ये मशीन है, तो वैसे में क्लियर कर देते हैं। फिर वहाँ पर लेफ्ट सम लगवाते हैं और प्रिंट आउट निकाल के देते हैं। तो जो थंब लगाने वाली उनकी मशीन है वो ओके काम कर रही है? हाँ ओके फिट है। और कॉम्प्लिकेशन क्या आ रही हैं जो आपके जो एग्जामिनर थे या जो आपसे जो चेकिंग करेगा उनका बिहेवियर कैसा था? बहुत अच्छा था।
काफ़ी कैंडिडेट जो कंफ्यूज रहते हैं, ऑलरेडी हमारे ग्रुप में भी क्या चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं, सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं कि वहाँ एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये डॉक्यूमेंट काफ़ी या नहीं, आपको क्या क्या लगा है? मेरे सर 10th की मार्कशीट ओरिजिनल देखी थी, और जो ID प्रूफ अपना एड्रेस प्रूफ में दे रहे ओरिजिनल देखा था, और उसकी एक कॉपी मैंने 10th की मार्कशीट की कॉपी लगाई है, ये साइंस किए हुए हैं, सेल्फ और डेट है, और यही पैन कार्ड की कॉपी। तो कैंडिडेट जो कैंडिडेट से पकड़े जा रहे हैं, जैसा बात है आप पकड़े जा रहे हैं कि फोटो मिसमैच हो रही है, साइड मैच हो रही है, तो ऐसा होने से जो हमारे बाकी साथी हैं जिनके मार्क्स थोड़े कम हैं उनको डेफिनेटली फायदा मिलने वाला है। मिलने वाला सर, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट नाइट के वो पकड़े जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि काफ़ी मेहनती भी हैं और ऐसे भी हैं जिन्होंने भाई यूजली प्रॉब्ली अदर मीन्स से एग्जाम कराए हैं। और तो सर हमें क्या पता, वो पकड़े जा रहे हैं। पकड़े जा रहे हैं तो बेहतर है, जो भी गलत कैंडिडेट है वो पकड़ा जाना चाहिए। हाँ, हर बोर्ड के थ्रू एक दो कैंडिडेट पकड़ा जा रहा है। आपका 2:30 बजे 2:30 वाली शिफ्ट में और कैटेगरी पे आपकी जनरल नाम पे आपका क्या और आपका नाम और कोई मेरा साथी है? थैंक यू वेरी मच। आप लोगों में से काफी कैंडिडेट कह रहे थे, पूछ रहे थे कि अटेंडेंस कितनी जा रही है, कितनी परसेंटेज जा रही है। काफी कह रहे थे 95 जा रही है, कुछ कह रहे थे हमारे में तो सारे आए हैं, कुछ कह रहे थे हमारे में 1 या 2 ही एब्सेंट हैं। तो मैंने जाके देखा कि एक्चुअली वहां पे कितने एब्सेंट हो रहे हैं, कितने आ रहे हैं, एंड मुझे कुछ मौका मिला जिससे कि मैं आपको प्रूव कर पाऊं कि एक्चुअल में कितने एब्सेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या एब्सेंट हो भी रहे हैं या नहीं, या सभी आ रहे हैं। और मार्क्स की बात करें तो मार्क्स ऐसा कुछ नहीं कि सभी के 90+ हैं। मैंने 85 वाले कैंडिडेट भी देखे हैं, 88 वाले कैंडिडेट भी देखे हैं। सभी से तो मैं नहीं पूछ पाया, वो पॉसिबल भी नहीं होता, लेकिन सभी टाइप के कैंडिडेट थे। 85 भी थे, 88 भी थे, 90+ भी थे, एंड कुछ एक तो नीचे भी थे। तो सभी तरह के कैंडिडेट थे। और आगे जो ये क्लिप देखोगे आप, उससे आपको पता चल जाएगा कि अटेंडेंस कितनी हो रही है, कितनी नहीं, क्योंकि काफी कैंडिडेट ऐसे थे जिनका नाम बार बार बुलाए जाने पे भी वो नहीं आए। और ये छोटी सी क्लिप है, हालांकि वहां पे बार बार ऐसा हुआ था कि कैंडिडेट्स के नाम बुलाए जा रहे थे लेकिन वो नहीं आ रहे थे। मल्टीपल शिफ्ट में मल्टीपल कैंडिडेट्स मतलब नहीं आए थे, एब्सेंट थे। एंड अटेंडेंस की बात करें तो वो आपकी रही थी 80 to 85% के आसपास। तो अभी देखिए कि कैसे वो नाम बुला रहे हैं, कैंडिडेट्स नहीं आ रहे हैं। एंड जो एक्चुअल डीवी रूम है वहां पे, उसका सीन भी थोड़ा सा मैंने क्लिप में बनाया है, तो वो भी आप जरूर देखें। वार्ड नंबर 5 तुषार मलिक। वार्ड नंबर 5 2 बजे का तुषार मलिक है भाई। कल्पना शाह, कल्पना शाह, सोनू डिंगरा, मोहित खंडेवाल, मोहित सो फाइनली डीवी हो गया है। अभी खत्म हुआ है। 2:30 बजे की मेरी शिफ्ट थी और 4:30 बजे ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो बाकी का मैं एक्सपीरियंस पूरा अभी घर जाके करूंगा। अभी के लिए इतना ही काफी है और ट्रेन पकड़ने मुझे जल्दी से, तो बाकी का डीवी का एक्सपीरियंस मैं घर जाके बताऊंगा कि कभी क्या हुआ है। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं घर पहुंचा हूं लगभग 8 बजे, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वीडियो 8 से 9 बजे तक आ जाएगी। लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा 2:30 बजे डीवी स्टार्ट हुआ था एंड 4:30 बजे अराउंड ख़त्म हुआ। उस बीच की बात में मैं आपको बताने वाला हूं कि वहाँ क्या क्या हुआ और कितने चोर पकड़े गए या कितने फ्रॉड कैंडिडेट्स पकड़े गए या बाकी और जो भी हुआ वो सब हुआ। एंड उसके बाद मेरी ट्रेन थी, तो ट्रेन से मुझे घर भी पहुंचना था, तो ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम लग गया है और उस बीच में कुछ कर भी नहीं पाया, क्योंकि बाहर करना पॉसिबल नहीं होता, काफ़ी हैक्टिक हो जाती है ऑलरेडी। तो अभी मैं बीच में आपके कुछ सीन्स भी आए मेरे, जो मैंने बाद में रिकॉर्ड किए हैं अभी, जस्ट टू एक्सप्लेन द वीडियो। आई होप आपने समझने में आसानी रहेगी आपको ये वीडियो। और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या। तो 2:30 बजे का मेरा डीवी था, मैं पहुँच गया। 2 बजे मैंने एंट्री कर ली थी और भी मेरे साथी थे और साथ जो कैंडिडेट्स उन्होंने 2:30 बजे वालों ने 2 बजे के अराउंड एंट्री कर ली थी सबने, या कुछ ने पहले की थी, कुछ ने बाद में की थी।
तो बात करें तब तक चल रहा था आपका 2 बजे का स्टार्ट हो चुका था। आज काफ़ी टाइम पे हो रहा था, जबकि एसएससी ऑफिशियल कह रहे थे कि कल आपके 9 साढ़े 9 बज गए थे कंप्लीट डीवी होने में, मतलब सभी कैंडिडेट्स का डीवी होने में 9 से साढ़े 9 बज गए थे, यानी कि 6 जनवरी 2021 को। बट आज 7 जनवरी 2021 को काफ़ी टाइम से चल रहा था, सब स्पीड से चल रहा था। जब हम पहुंचे तो 2 बजे वालों को कॉल किया जा रहा था, सारे बैच वालों को, सारे बोर्ड्स वालों को, जो भी बोर्ड 1 to 10 थे, 10 बोर्ड थे वहाँ पे टोटल। एंड जो लास्ट टाइम का मेरा एक्सपीरियंस था उससे काफ़ी डिफरेंट था इस बार। प्रोसेस सभी का सेम ही हुआ, लेकिन जो एक्चुअली सीन था वो काफ़ी चेंज हुआ था ड्यू टू कोविड-19। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो अंदर वहाँ पे स्टार्ट कर दिए गए थे 2 बजे वाले कॉल करने। देन 2 बजे से लगभग 2:25-30 तक आपके 2 बजे वाले ही बुलाए गए। कुछ शिफ्ट के उनके हो गए थे, कुछ के रह गए थे। जैसे 1 to 3 बोर्ड के रहते थे और 4-5 बोर्ड के काफ़ी फास्ट काम हो रहा था, 4 और 5 नंबर बोर्ड में। एंड 10 नंबर बोर्ड में भी आपका काफ़ी फास्ट हो रहा था। एंड 8 में आपके काफ़ी एब्सेंट थे। आपने देखा भी होगा कि कैसे वो कॉल कर रहे थे, वो नहीं आ रहे थे। तो मेरा बोर्ड नंबर 1 था, तो मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा अपने कॉल के लिए। लगभग मुझे एंट्री मिली 3 से 3:15 बजे। 2:30 बजे मेरा टाइमिंग था और मुझे एंट्री मिली 3:15 बजे के आसपास। तो जैसे ही मैं अंदर गया, वहाँ पे ऊपर पहुँचा, और भी कैंडिडेट्स थे। तो मुझे सबसे पहले बोला गया कि आपका बोर्ड नंबर कौन सा है। मैंने कहा कि सर 1 नंबर है मेरा। तो उन्होंने मुझे एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जिसमें भरना था डिबारेशन के बारे में, कि आप कभी डिबार हुए हो या नहीं, या फिर उसमें ये भरना था कि आप जो एग्जामिनेशन की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हो या नहीं। वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो क्या है क्या नहीं। मैंने उसका फोटो क्लिक कर लिया था। और जो भी उसमें कंडीशंस थी रिजर्वेशन के बारे में या आपके एज रिलैक्सेशन के बारे में, वो सभी कंडीशन थी, वो आपको सारी फिल करनी होती हैं। एंड नीचे आपको अपना एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर एंड नाम पता वगैरह सभी भरना होता है, मतलब टोटली, और कुछ डिटेल्स देनी होती हैं। देन उसके बाद मुझे दी गई मेरी जो एक्चुअल डीवी शीट होनी थी, मतलब डीवी शीट फाइनल प्रिंटेड नहीं, बट जो मुझे डिटेल्स फिल करनी थी जिस शीट में, वो दी गई। आपको भी दी जाएगी, और जो बाकी कैंडिडेट्स करा चुके अपना डीवी उनको भी वैसा ही कुछ मिला होगा। तो उसमें एक साइड आपका फोटो होता है, बराबर में आपको अपना फोटो चिपकाना होता है, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसका मैंने फोटो क्लिक किया है। आई होप आप क्लियरली देख पा रहे हो, क्योंकि मैं अभी स्क्रीन में ऐड कर रहा हूँ, करूँगा उसको बाद में जब एडिट करूँगा इस वीडियो को। तो उसमें एड्रेस वगैरह फिल करना था और वही आपकी डिटेल्स फिल करनी थी, एंड जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज वगैरह वो फिल करनी थी। तो ये 2 चीज हो गई, ये 2 चीज लगती है आपकी। देन आपको यूआर की बताएं तो यूआर में सिर्फ आपका 10th की मार्कशीट लगेगी, मतलब सर्टिफिकेट है अलग से तो वो भी लगाएं, और सर्टिफिकेट और आपकी मार्कशीट कॉमन है तो वो भी लगाएं, वो ही लगाएं। मतलब जैसे हमारा HBSC, तो HBSC में सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट आपकी कॉमन होती है, तो मैंने वही लगाई। मैं HBSC से हूँ, और कुछ कुछ बोर्ड में आपकी अलग भी होती है, और जिस बोर्ड में कंबाइन है ना, जैसे सर्टिफिकेट कम मार्कशीट या मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, जो भी है जिस भी में लिखा है, अगर आपकी एक ही है तो आपका एक ही लगेगा। डोंट वरी एट ऑल, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। तो ये तो आपकी होगी यूआर की बात। और सेल्फ अटेस्टेड के लिए आपको क्या करना है, जो उसमें सेल्फ अटेस्टेड करना है, सबसे पहले नीचे लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, देन अपने सिग्नेचर करने हैं, और डेट वगैरह वो आपको डलवा लेंगे। आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है, कि डेट भी डालनी है या नहीं, वो आपको बता देंगे। और लकीली जिन सर ने मेरा लास्ट टाइम डीवी किया था एमटीएस 2016 में, वही सर अभी थे, सरदार जी थे जो सिंह सर। तो उन्होंने मेरा इस बार भी डीवी किया, और सारी डिटेल्स फिल करने के बाद, उनको सबमिट कराने के बाद उन्होंने मेरे चेक किए, और वो फोटो चेक करते हैं आपको। जैसे ही आपका फोटो होता है, एक स्क्रीन मॉनिटर की उनकी तरफ होती है, एक हमारी तरफ होती है, मतलब बीच में आपकी एक प्लास्टिक की फिल्म टाइप होती है, प्लास्टिक शीट होती है, जिससे कि कोविड-19 से थोड़ा बचा जा सके, कोरोना वायरस से, जस्ट टू प्रोटेक्शन एंड थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए वो होती है। बीच में प्लास्टिक शीट, एक तरफ उनका मॉनिटर होता है, एक तरफ हमारा, आप LCD बोल सकते हो उसको, जो भी आप उसका बोलते हो। तो एक तरफ हमारा होता है, सारी डिटेल हमें भी दिखती है, उनको भी दिखती हैं। सबसे पहले वो देखते हैं आपका फोटो मैच कर रहा है या नहीं। मेरा फोटो मैच कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरी काफ़ी दाढ़ी बड़ी हुई थी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैच करना चाहिए, मेन इशू ये है। और आपका थंब इंप्रेशन भी वहाँ दिखता है, जो आपने पेपर 1 के दौरान लगाया था, वो आपको वहाँ मिलेगा। तो वो मेरा चेक हुआ। देन मेरा बायोमेट्रिक हुआ, बायोमेट्रिक इजीली कैप्चर हो गया था। मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी, क्योंकि मेरी स्किन नहीं आ रही थंब पे, तो मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी कि चेक होगा या नहीं होगा, मतलब कैप्चर हो पाएगा या नहीं। तो वो इजीली हो गया।
देन बायोमेट्रिक होने के बाद क्या हुआ कि मेरे साथ ही एक और कैंडिडेट था मेरे से पहले, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, क्या नाम था उसका, और याद भी होगा तो मैं बताऊंगा नहीं। तो उनका डीवी कंप्लीट हो गया था, सर उनका चेक कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स, उनकी डिटेल्स पहले फिल हो गई थी, मतलब कंप्यूटर में जो ऑनलाइन फिल होती है आपकी। तो सर के साथ जो उनके असिस्टेंट बैठे हुए थे, तो उसकी डिटेल्स फिल करते ही वो कुछ कह के और काम से बाहर चले गए। मे बी उनका कुछ काम हो, तो वो आधा घंटा तक ऑलमोस्ट नहीं आए, 15-20 मिनट तक। तो मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। मुझे चिंता होने लगी कि मैं अपनी ट्रेन पकड़ भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि 2 से 2.5 घंटे तो लगने ही वाले हैं, बट इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो ऐसे बीच में छोड़ के चला जाएगा। ये मुझे उसका थोड़ा ठीक नहीं लगा। बट थोड़ी देर बाद दूसरे ऑफिसर आ गए थे, उन्होंने डिटेल्स फिल कर दी एंड सर ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे चेक कर दिए थे, अपने सिग्नेचर वगैरह जहाँ उनको करने थे या उनको डिटेल्स फिल करनी थी। कुछ डिटेल उनको फिल करनी होती है। आपका डोजियर होता है, एक डोजियर फाइल होती है जिसके अंदर आपके टायर 1 की सीसी कॉपी होती है, कमीशन कॉपी, जिसमें आपने अपना नाम वगैरह फिल किया होता है और पीछे वो लाइन दिखते हैं हिंदी और इंग्लिश में, वो होती है। एंड आपकी टायर 2 की भी होती है और टायर 1 की फोटो भी होती है, मार्क वो थंब इंप्रेशन भी होते हैं उस डोजर फाइल में, सारा होता है आपका, जस्ट टू चेक। तो वो हो गया था मेरा। और जो मुझे अपनी डीवी में डिटेल्स फिल करनी थी, उसमें भी एक इंग्लिश लाइन थी और एक हिंदी लाइन थी, आई सर्टिफाई दैट आई एम द कैंडिडेट हूएवर इज राइटिंग दिस, मतलब जो भी होता है वो फॉर्मेलिटीज वो सभी थी। तो ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको स्क्रीन पे भी दिखा दिया मैंने, उस पर सभी फिल करने के बाद थोड़ा मैंने वेट किया, देन फाइनली मेरा एंट्री हो गई। दूसरे ऑफिसर ने आके एंट्री कर दी, सारा एंट्री हो गया, फिल हो गया और मुझे एक फाइनल डीवी शीट दे दी गई। डीवी शीट में मैं आपको दिखा दूंगा, अभी होप सो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे उसे। मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स हाइड कर दी इसमें, क्योंकि ये मेरा ऑनगोइंग एग्जाम है और मैं नहीं चाहता इसमें कुछ भी गड़बड़ हो, तो मैंने पर्सनल डिटेल्स हाइड कर दी और बाकी आप सभी आप देख ही पा रहे होंगे। और बात करें अब दूसरे कैंडिडेट्स की, इसको फिल करने के बाद मेरा सारा कंप्लीट हो गया था और मुझे बोल दिया गया था जाने के लिए। जस्ट मेरे बैक में जैसे इस तरफ हो रहे थे, एक लाइन थी, एक इस लाइन थी और एक सामने थी, और वो वीडियो में आप देख भी चुके होंगे कि किस तरह था। तो जस्ट मेरे बैक में एक कैंडिडेट था जिसको बोल रहे थे कि आप कहाँ से हो। उन्होंने कहा मैं बिहार से हूँ, मतलब ऐसे ही आवाज़ आ ही जाती है जब बात करते हैं। तो वो जो ऑफिसर थे वो काफ़ी खुश भी थे, क्योंकि उन्होंने एक फ्रॉड कैंडिडेट को पकड़ा था। तो वो उससे बोल रहे कि भाई देख, तेरे फर्स्ट पेपर में कोई और बैठा है, किसी और ने वो एग्जाम दिया है, तो डेफिनेटली तू पकड़ा तो जाएगा। अगर अभी नहीं मानता, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो तुझे बाद में डिबार कर दिया जाएगा एग्जाम से एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी वो अलग से। तो अभी कन्फेशन दे दे, तुझे बस रिजेक्ट किया जाएगा। अभी उसे रिजेक्शन के लिए बोला गया है, लेकिन उसके ऊपर कितनी कार्यवाही होती है कि कितनी नहीं, ऑब्वियसली डिबार तो गारंटेड होगा, चाहे वो कन्फेशन दे दे चाहे कुछ करे। देखिए, एक बार जिसने भी गड़बड़ कर दी, जिसने भी गलती कर दी, तो वो पकड़ा जरूर जाएगा। और आज की शिफ्ट में उनका कहना है कि पहले भी पकड़े गए हैं, एंड जो मेरे बाकी साथी थे जिनका इंटरव्यू आपने देखा, अभी उनका एक्सपीरियंस देखा है, तो वो भी यही कह रहे थे कि पकड़े जा रहे हैं। एंड कल भी पकड़े गए थे। वो कह रहे थे, बार बार कह रहे हैं कि जो भी फ्रॉड कैंडिडेट है वो पकड़े जाएंगे। काफ़ी कैंडिडेट बच भी निकलते फ्रॉड कैंडिडेट, हमारा मानना है, और एक्चुअली है भी। मैंने खुद एक आज ऐसे कैंडिडेट को देखा जो हमारे वहीं से था जहाँ से मैं हूँ। एंड जितना मुझे याद है, स्कूल टाइम पे वो कुछ खास मेरिटियस स्टूडेंट नहीं था कि उसको कुछ अच्छी नॉलेज हो किसी भी चीज़ की, बट मे भी अभी होगी उसको नॉलेज। मैं क्यों कहूँ कि वो फ्रॉड कैंडिडेट है, बट 99% मुझे श्योर है कि फ्रॉड कैंडिडेट था। अब बात करें अपने ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के बारे में जिनका भी कोई डाउट है, और वो हमसे कंटिन्यूसली पूछ रहे थे कि ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के बारे में पूछ रहे हैं, तो भाई एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे आसपास मैंने कोई भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट नहीं देखा। सभी के मैंने मोस्टली 20 बंदों के चेक किए होंगे वो एडमिट कार्ड, बाय डायरेक्टली और बाय जस्ट पिकिंग देम कि उसके एडमिट कार्ड में यूआर लिखा या नहीं। अगर ओबीसी होता मैं डायरेक्टली पूछ रहा था, भाई क्या सीन है, क्या हो रहा है, आपका एक्सेप्ट हुआ या नहीं। बट जहाँ तक मैंने उनसे पूछा ऑफिसर से, मतलब ऑफिसर की जो कहनी है वो यही कहनी है कि भाई देखिए, पहली बात तो आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो कंडीशंस मेंशन है उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की आपकी मेंशन है 2019 से 20 तक, ठीक है, तो वो होना चाहिए। ओबीसी का आपका क्रिशल डेट मेंशन है 29/5/2019, तो उससे पहले का होना चाहिए। अब उससे पहले का जितना भी है वो वैलिड है आपका, पहली बात तो ये हुई। अगर बाद का भी है तो क्या है, प्रोविजनली मिलेगा। पहली बात तो बार बार आप पूछ रहे हो कि क्या होगा क्या होगा। 29/5/2019 से बाद का जिसका भी ओबीसी है सबको एक्सेप्ट किया जाएगा, बट प्रोविजनली।
एक होता है क्लियर केस, एक होता है रिजेक्ट केस, एक होता है प्रोविजनल कैंडिडेट्स। प्रोविजनल का मतलब ये है कि एसएससी कोई जवाबदेही नहीं है, बाद में आपको रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। ठीक है, रिजेक्ट कब किया जाएगा? बात करें ओबीसी की, अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट ऐसा पाया जाता है कि वो जेन्युइन नहीं है, मतलब फ्रोडेंटली आपने क्लेम किया है एनसीएल वगैरह उसमें, नॉन क्रीमिलेयर, और अपने इनकम में आपने कुछ छुपाया है या कुछ गड़बड़ की है, तो वो आपका फ्रॉड माना जाएगा और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बात ईडब्ल्यूएस की, अगर आपका 2021 का बना है, 2019-2020 का नहीं है, तो भी आपको प्रोविजनल ही मिलेगा। ठीक है, कुछ चांसेस हैं कि आपको 2019 से 20 वाले में प्रोविजनल दे दे, क्योंकि उनको कोई भरोसा नहीं है, पहली बात तो। एंड वी कैन गारंटी एनीथिंग, हम कोई गारंटी नहीं कर सकते क्योंकि फाइनल डिसीजन एसएससी का है, ये आप सभी जानते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको 2020 से 21 वालों को प्रोविजनल ही मिलेगा ही मिलेगा 99%। एंड प्रोविजनल मिलता है तो क्या होगा, बाद में आपका डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा, चाहे वो डायरेक्ट वेरीफाई करे जहां से भी आपका ईडब्ल्यूएस इशू हुआ है, चाहे वो आपको बाद में बोलो कि आप 19 से 20 में प्रूव कर पाओ कि आपकी फैमिली इनकम इतनी थी एंड उस ईडब्ल्यूएस की कंडीशन को आप पूरा कर रहे हो या नहीं। अगर आपका ईडब्ल्यूएस उस डेट में नहीं भी बनता है तो वो अलग बात है, बट आप प्रूव कर पाओ कि उस टाइम पे आपकी इनकम कितनी थी, दैट्स इट। अगर वो आप प्रूव कर सके, मतलब आप जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का कंडीशन है, क्राइटेरिया है, अगर वो सब आप प्रूव कर पाते हो तो आपको ईडब्ल्यूएस माना जाएगा बाद में भी। बट इन अ केस अगर आप बाद में ईडब्ल्यूएस प्रूव नहीं कर पाते हो और आप वहां पे डिक्लेरेशन दे देते हो, जो भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है उनसे डिक्लेरेशन मांगी जा रही है कि अगर अभी हमें ओबीसी मान लिया गया है और फाइनल रिजल्ट आने के बाद हम ओबीसी प्रूव नहीं होते हैं या ईडब्ल्यूएस प्रूव नहीं होते हैं, तो हमें यूआर भी नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यूआर के लिए ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होगा और यूआर में ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो चुके होंगे, तो वो उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को तो नहीं हटाने वाले। तो जाहिर सी बात है जो ओबीसी नहीं प्रूव कर पाएगा उसको ही हटाएंगे। लेकिन 99% आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एक्सेप्ट हो ही जाता है प्रोविजनल वालों का, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। ये मैंने आपको बताए हैं रूल्स, जो लॉजिकल बातें हैं, बट जो एक्चुअल में होता है वो ये है कि आपका 99% आपका ओबीसी प्रोविजनल है और या ईडब्ल्यूएस प्रोविजनल, तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। सिर्फ वो आपका जेन्युइन होना चाहिए और आपकी कंडीशन उस टाइम पे जेन्युइन रहनी चाहिए, आपको प्रूव करने को होना होता है, बस सिंपल बात वो है। अब चाहे वो आपके इशूइंग अथॉरिटी पे कॉन्टैक्ट करके पूछें या आपसे खुद कहें कि उस टाइम का प्रूफ लाओ, कुछ ऐसा ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं भी है तो ऐसा प्रूव करो कि आप उस टाइम पे ओबीसी में आते थे या ईडब्ल्यूएस में आते थे, दैट्स इट। तो आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। मार्क्स भी बता दिए हमने कि सभी तरह के कैंडिडेट्स हैं मार्क्स। हाँ, ये बात अलग है कि एनआर में आपके हायर मार्क्स वाले ही मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली रीज़न क्या है इसका कि एनआर जो आते हैं हरियाणा से आते हैं या राजस्थान से आते हैं या कुछ आपके यूपी बिहार से भी आते हैं जो एनआर को फिल करते हैं। मोस्टली बिहार वाले तो खैर सीआर को ही भरते हैं, कुछ यूपी वाले हैं जो एनआर में आ जाते हैं जस्ट बिकॉज उनको यहीं प्रेफरेंस देनी होती है एग्जाम के लिए, जो नियर बाई एरियाज हैं दिल्ली के, तो वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। मतलब मोस्टली उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं, मेहनत तो सभी बराबर करते हैं लेकिन वहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स वाले ही दिखेंगे और यहाँ पे कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा है। इस वजह से ऐसा कुछ नहीं, ऑल ओवर द इंडिया आपके मार्क्स हर तरह के हैं कैंडिडेट्स के। जब कट ऑफ 81 के राउंड गई है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कह दो कि 5000 कैंडिडेट्स है भाई 90 से ऊपर, ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? ऐसा नहीं होता, थिंक लॉजिकल। हाँ, आप मन की बात कुछ भी कहना चाहो तो कट ऑफ तो कुछ भी जा सकते हैं आपके 85, 86, 87, मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, इट डजेंट मैटर। मेन बात है कि आपके सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके हर तरह के मार्क्स हैं। ठीक है, मार्क्स की आपकी बात क्लियर हो गई। अटेंडेंस की मैंने आपको बता दी कि 85 to 90 रहती है, मैक्सिमम आपकी 90 से ऊपर नहीं है आपकी अटेंडेंस। कोई कह रहा है 95, एक आध शिफ्ट में हो गया होगा भाई कि कंप्लीट आ गया हूँ, बट मोस्टली शिफ्ट्स में आपके 90 तक ही है मैक्सिमम अटेंडेंस, 80 to 90 है। 80 तक भी आ रही किसी शिफ्ट में एंड 90 तक भी आ रही है आपकी, तो अटेंडेंस भी हो गई आपकी। फ्रॉड कैंडिडेट्स भी पकड़े जा रहे हैं, कल भी 4-5 पकड़े गए थे, आज तो एक मेरे सामने ही पकड़ा गया था। अब ये तो हो नहीं सकता कि भाई वहाँ पे 30 बच्चे हैं तो 30 में से 5-10 को पकड़ लें, अब इतने थोड़ा ना फ्रॉड होंगे यार। फ्रॉड हैं लेकिन सभी पकड़े भी नहीं जाते, जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक कैंडिडेट हमारे साथ का था। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस भी होगा, आई थिंक सारे डाउट्स हो गए हैं एंड जो मिलनी है। और रही बात आपकी एड्रेस की, एक बात हो रहा है एड्रेस, तो एड्रेस आपको वहाँ पे बाद में फिल करना होता है। अगर आपकी कोई मिस्टेक्स हो गई ना एड्रेस के, मतलब इन द केस कि आपका एड्रेस आपने
एप्लीकेशन में कुछ भर दिया था तो बाद में आप करेक्ट करा सकते हैं। वहाँ पे आपको खुद दोबारा फिल करना होता, कैपिटल लेटर में फिल करना होता, और वहाँ पे आपको जब एंट्री करेंगे ना तो आपसे पूछेंगे यही डिटेल है, आपको कुछ चेंज कराना है, तो अपना 10th 12th का आपका जो भी रोल नंबर है या आपने जो भी अपना नेम वगैरह में मिस्टेक है फादर नेम में, वो आप चेंज करा सकते हैं, वो वहाँ चेंज हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगी आपकी, पहली बात तो। अगर माइनर मिस्टेक आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के जो भी आपके डॉक्यूमेंट में होगा वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। आप 10th के सर्टिफिकेट में कुछ और नाम है और फॉर्म में कुछ और नाम कराना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट अगर आपने बाय मिस्टेक फॉर्म में कुछ गलत किया तो वो सारा आपका ठीक हो जाएगा। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, एड्रेस वगैरह के, एंड जो मिस्टेक्स आपके फॉर्म में हुई वो सब, EWS OBC ऑल दैट, जो भी सर्टिफिकेट आपके SC ST का तो कोई इशू है ही नहीं, आपकी किसी भी डेट का है वो सेंट्रल होना चाहिए बस। एंड PWD का भी आपका मोस्टली आपका जेन्युइन सर्टिफिकेट होना चाहिए बाय इशूड एंड अथॉरिटी की, डॉक्टर से जिससे भी आप इशू करवा रहे हो उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए पूरी, तो वो आपका सभी एक्सेप्टेबल है। बस यही आपको बताना था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड मैं आप सभी को शुक्रिया भी करना चाहता हूँ जो भी हमसे जुड़े हैं अभी तक, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, हमारी वीडियोज़ को शेयर किया है, एंड बेल आइकन दबाया है जिससे कि आप वीडियो मिस ना कर पाएँ, और अभी तक नहीं दबाया तो दबा लो, सब्सक्राइब कर लो, तो वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। एंड अभी MTS 2020 के लिए रेडी हो जाओ। एंड फाइनली हमारा DV हो गया है, अब हम ऑलमोस्ट फ्री हो गए हैं सभी काम से, और DV के लिए जो भी आपके डाउट्स आने वाले थे वो ऑलमोस्ट सारे क्लियर ही हो गए हैं। तो अभी ध्यान करेंगे हम 2020 MTS पे, CGL 2020 पे एंड CHSL 2020 पे। तो बी रेडी गाइस एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर अपडेट्स। मिलते रहेंगे आपसे अपने आने वाली वीडियोज़ में। टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।